चंदनपुर गांव के हर घर, हर गली में खौफ का साया पसरा हुआ था। एक ऐसा खौफ जो गांव के लोगों की रगों में खून बनकर नहीं बल्कि जहर बनकर दौड़ता था। और इसका कारण था थाने का इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह। वह वर्दी की इज्जत नहीं बल्कि अपराधियों की गुलामी करता था। लोगों की शिकायतें तो दूर, वह खुद ही गांव वालों को धमकाकर उनकी जिंदगी नर्क बना चुका था। गांव का हर इंसान जानता था कि वीरेंद्र सिंह और कुख्यात गुंडे भैरवनाथ के बीच गहरी सांठगांठ है। भैरवनाथ, जिसके नाम से ही लोगों के दिल दहल जाते थे, उसका शौक था गांव की मासूम और खूबसूरत लड़कियों को उठाना, और इस घिनौने काम में वीरेंद्र सिंह उसका पूरा साथ देता था। गांव की कोई भी लड़की उसकी गिद्ध जैसी नजरों से बच नहीं पाती थी। वीरेंद्र सिंह कभी रिपोर्ट के बहाने तो कभी सरेआम उन्हें भैरवनाथ के पास ले जाने के लिए धमकाता था। गांव वाले यह सब अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी आवाज उठाता वह या तो हमेशा के लिए गायब हो जाता या गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता था। लोगों को नहीं पता था कि अगली बारी किसकी होगी, और उनकी बंद आंखों के पीछे एक सवाल था, क्या कभी कोई आएगा जो हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा? एक रात गांव में चांदनी फैली थी। गांव की कच्ची गली से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, छोड़ दो मुझे। यह आवाज थी ईशा की, गांव की मासूम और पढ़ाई में तेज लड़की। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला। सबके दरवाजे बंद थे, खिड़कियों के पीछे से डरी हुई आंखें झांक रही थीं, लेकिन कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ईशा को घसीटते हुए ले जा रहा था। लड़की की मां दरवाजे पर गिद्ध गिद्धाकर रो रही थी, मत ले जाओ मेरी बेटी को, भगवान के लिए छोड़ दो। पर इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अबे बुढ़िया, भैरवनाथ साहब की दावत है, तेरी बेटी को तो आज जाना ही होगा। ईशा के हाथ पांव छूट रहे थे, पर उसकी चीखें सुनकर भी गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग खामोशी से दरवाजों की आरडीडीएच में छिप गए। गांव का बूढ़ा नंदलाल, जो पहले स्कूल मास्टर था, उसने धीरे से अपने पोते से कहा, बेटा खिड़की बंद कर दे, ज्यादा देखना ठीक नहीं। पोता मासूमियत से पूछ बैठा, दादाजी वो लड़की क्यों रो रही है? नंदलाल के चेहरे पर उदासी थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा इस गांव में औरतें रोती हैं और आदमी चुप रहते हैं, यही यहां का सच है। गांव की औरतें अपने अपने घरों में आंसू पोंछ रही थीं। सबके दिल में आग थी, लेकिन कोई उस आग को बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ईशा को घसीटते घसीटते जब वीरेंद्र सिंह थाने पहुंचा तो वहां खड़ा भैरवनाथ पहले से इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। भैरवनाथ बोला, अरे इंस्पेक्टर जी, आज तो मजा आ जाएगा, गांव की सबसे सुंदर लड़की को लाए हो। ईशा ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, मुझे छोड़ दो, मेरी मां अकेली है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। पर भैरवनाथ ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी चीखें पूरे थाने में गूंज रही थीं, पर इंस्पेक्टर वहीं खड़ा हंस रहा था। सुबह जब ईशा का घर सूना पड़ा, लोग दूर दूर से देखने आए। गांव वाले कानाफूसी करते रहे। भैरवनाथ ने फिर एक और की जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई कुछ क्यों नहीं करता? कौन करेगा? इंस्पेक्टर उसके साथ है। लोगों की बातें हवा में उड़डेच गईं, लेकिन हर चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसी समय गांव में एक नई मेहमान आई थी, वही जवान और खूबसूरत लड़की। उसका नाम प्रीति था। साफ रंग, दृढ़ नजरें और चेहरा ऐसा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लोग उसे पहचानते नहीं थे, सोचते शायद कोई शहर से आई है, रिश्तेदारों के घर ठहरी है। पर असलियत किसी को पता नहीं थी। प्रीति ही थी इस थाने की नई आईपीएस मैडम। वो गांव के हालात समझने के लिए चुपचाप रह रही थी। वो सब देख रही थी, ईशा की चीखें, मां का दर्द, गांव वालों की खामोशी और इंस्पेक्टर की बेरहमी। प्रीति का खून खौल उठा। उसने मन ही मन कसम खाई, इस गांव में इंसाफ दिलाना ही मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। रात बीत चुकी थी, लेकिन आईपीएस प्रीति की आंखों में नींद नहीं थी। ईशा की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह कमरे में टहल रही थी, मुट्ठियां भींचे हुए। ये कैसी पुलिस है? खुद ही औरतों को गुनहगारों के हवाले करती है, और ये गांव वाले सब कुछ देखकर भी चुप। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही वह जानती थी कि जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। प्रीति कोई साधारण आईपीएस नहीं थी।
उसने शहरों में बड़े बड़े अपराधियों का सामना किया था, कभी ड्रग्स माफिया को पकड़ने में तो कभी तस्करों के गिरोह को खत्म करने में वह हमेशा सबसे आगे रही थी। लेकिन यह गांव उसकी नई पोस्टिंग थी। ज्यादातर अफसर ऐसे गांव में पोस्ट होकर डील छोड़ देते थे, पर प्रीति अलग थी। उसका मानना था इंसाफ किसी भी जगह छोटा या बड़ा नहीं होता, अन्याय कहीं भी हो उसे रोकना जरूरी है। सुबह प्रीति साधारण कपड़े पहनकर गांव की गलियों में निकल पड़ी। लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। किसी ने पूछा तक नहीं कि वह कौन है। उसने एक औरत से बात करने की कोशिश की। बहन, यहां लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जाती? मैंने देखा सड़कें सूनी रहती हैं। औरत ने डरते डरते कहा, बीबी जी, यहां लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही खतरे से खाली नहीं। भैरवनाथ सबको उठा ले जाता है, इंस्पेक्टर उसकी मदद करता है। आप भी ज्यादा पूछताछ मत करो। औरत ने बात अधूरी छोड़ दी और तुरंत वहां से चली गई। प्रीति को अब यकीन हो गया कि गांव डर की जंजीरों में जकड़ा है। यहां कोई खुलकर बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। प्रीति ने देखा गांव के कोने में पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ा बैठा था, वही मास्टर नंदलाल। लंबी दाढ़ी, आंखों में थकान और हाथ में पुरानी किताब। प्रीति ने जाकर कहा, नमस्ते बाबा, मैं नई हूं इस गांव में, यहां का माहौल देखकर परेशान हो गई हूं। नंदलाल ने गहरी सांस भरी और कहा, बेटी, यहां लोग अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। कभी इस गांव में स्कूल गूंजता था, बच्चे हंसते थे, पर जब से भैरवनाथ और इंस्पेक्टर की जोड़ी बनी है सब बदल गया। लड़कियां छिपाई जाती हैं, लड़के डरते डरते बड़े होते हैं, औरतों का रोना अब आम हो गया है। प्रीति ध्यान से सुनती रही, फिर उसने धीरे से कहा, पर आप खामोश क्यों हैं? आप तो मास्टर हैं। नंदलाल की आंखें भीग गईं। बेटी, मैंने कोशिश की थी सालों पहले, जब भैरवनाथ पहली बार किसी लड़की को उठा ले गया था, तब मैं थाने गया, लेकिन वहां इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने मुझे ही बंद कर दिया और 3 दिन तक पीटा। उस दिन के बाद से मेरी आवाज बंद हो गई। गांव वालों ने देखा कि मास्टर तक हार गया तो और किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रीति की मुट्ठियां भींच गईं। उसने सोचा, यह इंस्पेक्टर सिर्फ भ्रष्ट नहीं है बल्कि गांव का गुनहगार है। जब तक इसे हटाया नहीं जाता यह गांव कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। वो वहां से उठकर सीधे खेतों की तरफ चली गई। हवा में पके धानों की खुशबू थी, लेकिन प्रीति के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, अब बहुत हो चुका, मुझे इस आतंक को खत्म करना ही होगा। उसी समय इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह दूर से प्रीति को देख रहा था। वो अपने 2 सिपाहियों से बोला, अरे देखो, ये नई लड़की कौन है? गांव में घूम रही है, औरतों से बात कर रही है, बड़ी तेज लगती है, शायद भैरवनाथ साहब को पसंद आएगी। उसने सिगरेट का कश लिया और हंस पड़ा। आजकल नई नई चीजें ही तो मजा देती हैं। सिपाही भी हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस औरत को वह नई लड़की समझ रहे हैं वही उनकी नई आईपीएस मैडम है। उस शाम प्रीति ने एक और घटना देखी। थाने के पास 2 औरतें रोते हुए आईं। उनमें से एक चिल्ला रही थी, मेरी बेटी कल से घर नहीं लौटी है, हमें बचा लीजिए। इंस्पेक्टर ने उन्हें घूर कर कहा, भागो यहां से, तुम्हारी बेटी खुद ही भाग गई होगी, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। औरतें गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रीति का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है, मुझे अपनी पहचान छिपाकर खेल खेलना होगा। रात को प्रीति अपने कमरे में बैठी। टेबल पर नक्शा फैला रखा था, गांव का नक्शा, थाने का नक्शा और भैरवनाथ के अड्डे की जानकारी। उसने सोचा, सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकती, पहले मुझे इंस्पेक्टर और भैरवनाथ की आदतें समझनी होंगी, उनकी कमजोरी पकड़नी होगी और फिर उसी से उन्हें गिराना होगा। उसने एक डायरी खोली और लिखना शुरू किया। इंस्पेक्टर हर रात भैरवनाथ को लड़की भेजता है। भैरवनाथ शराब और औरतों का शौकीन, घर पर ही धंधा चलाता है। गांव वाले डरे हुए, लेकिन दिल से गुस्से में। फिर उसने आखिरी लाइन लिखी, प्लान, खुद को चारा बनाना। अगली सुबह गांव की हवाओं में वही डर और खामोशी थी। लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में थकान और दिल में बोझ साफ झलक रहा था। किसी के घर से हंसी की आवाज नहीं आती थी, बच्चों की खिलखिलाहट गायब थी। यह गांव जीता तो था, लेकिन जिंदगी की जगह डर जी रहा था। आईपीएस प्रीति ने अपना रूप वही साधारण औरत का रखा। ढीला ढाला सलवार कुर्ता,
सिर पर दुपट्टा और आंखों में दृढ़ निश्चय। गांव वालों को पता भी नहीं था कि जिस औरत को वह आम समझ रहे हैं वही उनकी नई आईपीएस मैडम है। प्रीति ने सबसे पहले ठान लिया, बिना सबूत के कदम उठाना बेवकूफी होगी। इंस्पेक्टर और भैरवनाथ के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए, वरना ऊपर से भी दबाव डल जाएगा और मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उसने गांव में घूमना शुरू किया, कभी खेतों में जाती, कभी चौपाल पर बैठकर औरतों से बातें करती। धीरे धीरे उसने सबकी कहानियां सुनी। एक औरत ने बताया कि उसकी बेटी गायब हुई थी और 2 दिन बाद टूटी हुई हालत में घर लौटी। दूसरी औरत ने बताया कि उसका पति आवाज उठाना चाहता था, लेकिन अचानक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कई औरतों ने कहा कि उन्हें इंस्पेक्टर के डर से थाने में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं होती। प्रीति सब कुछ डायरी में लिखती रही। हर दर्द, हर चीख उसकी कलम से कागज पर उतरता गया। एक शाम प्रीति तालाब के किनारे बैठी थी। वहां उसकी मुलाकात हुई माला से, एक दुबली पतली लेकिन तेज आंखों वाली लड़की। माला ने प्रीति को पहचान लिया था। माला ने धीरे से कहा, आप आम औरत नहीं हो, आपकी चाल ढाल बताती है कि आप कोई बड़ी हो। प्रीति मुस्कुरा दी, और तुम आम लड़की नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा है। माला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन को इंस्पेक्टर उठा ले गया था। भैरवनाथ ने उसके साथ। उसकी आवाज रुक गई। उस दिन से मेरी मां बीमार रहने लगी और बहन ने खुदकुशी कर ली। मैं चुप नहीं रहना चाहती दीदी, लेकिन अकेली क्या कर सकती हूं। प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे साथ मैं हूं, बस मुझे सबूत जुटाने में मदद करनी होगी। उस दिन से माला प्रीति की साथी बन गई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह को अब अक्सर वह नई औरत दिखने लगी थी, कभी खेतों में, कभी चौपाल पर, कभी तालाब के किनारे। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यह औरत गांव में घूम घूम कर सबसे मिलती है, कुछ गड़बड़ है पर सुंदर है, लगता है इसे भी भैरवनाथ साहब के पास भेजना पड़ेगा। उसकी नजर में अब प्रीति सिर्फ एक शिकार थी। उसे क्या पता था कि यह वही आईपीएस मैडम है जो उसकी बर्बादी का प्लान बना रही है। माला की मदद से प्रीति ने पहला बड़ा सबूत जुटाया। माला ने बताया कि इंस्पेक्टर फिर से एक लड़की को उठाने वाला है। प्रीति ने अपने गुप्त मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की और दूर से पूरी घटना देखी। कैसे इंस्पेक्टर लड़की को घर से घसीट कर ले गया, कैसे उसकी मां चिल्लाती रही और कैसे गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद करते रहे। सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। प्रीति ने मन ही मन कहा, एक एक कर इनके गुनाहों का पूरा सबूत इकट्ठा करूंगी, फिर कोई बच नहीं पाएगा। धीरे धीरे गांव की कुछ और औरतें प्रीति पर भरोसा करने लगीं। वो छिप छिप कर उससे मिलने आती और अपने जख्मों की कहानियां सुनाती। हर कहानी प्रीति के अंदर आग जला रही थी, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। वो जानती थी, अभी वक्त नहीं आया है, जब प्रहार होगा तो आखिरी होगा। उधर भैरवनाथ के घर में जश्न का माहौल था। उसने अपने आदमियों से कहा, इंस्पेक्टर, इस बार मुझे कुछ खास चाहिए। रोज रोज वही कमजोर लड़कियां अब मजा नहीं देती। कोई नई, कोई तेज तर्रार औरत लाओ जिस पर हाथ डालने से लगे कि मैंने सच में शेरनी को काबू किया। इंस्पेक्टर ने तुरंत प्रीति का नाम सोचा। उसने मुस्कुराकर कहा, भैरवनाथ साहब, आपके लिए इंतजाम हो जाएगा। गांव में एक नई औरत आई है, बिल्कुल आपकी पसंद की। भैरवनाथ की आंखें चमक उठी। तो देर किस बात की, अगली बार वहीं चाहिए। माला ने अगले दिन प्रीति को सारी बात बताई। दीदी, इंस्पेक्टर तुम्हें ही भैरवनाथ के पास ले जाने वाला है। प्रीति शांत रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी। यही तो मैं चाहती थी माला, यही मौका है। मैं खुद उनके जाल में फंसूंगी, लेकिन फंसकर उन्हें खत्म कर दूंगी। उसने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को गुप्त संदेश भेजा। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाया। वो औरत रोज गांव में घूमती है, औरतों से बातें करती है, बड़ी चालाक लगती है। आज रात उसे भैरवनाथ साहब के पास पहुंचाना है। ध्यान रखना ज्यादा शोर ना हो। सिपाही हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर जी, इस बार तो मजा आ जाएगा। भैरवनाथ साहब खुश होकर सोने की थैली देंगे। इंस्पेक्टर ने आंखें मिचकाईं और बोला, सोने की थैली नहीं, पूरा गांव ही हमारे कदमों में होगा। उधर प्रीति को पहले ही खबर मिल चुकी थी। माला ने भागते हुए आकर कहा, दीदी, आज रात वो तुम्हें उठाने वाले हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा? प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, डर? माला, डर तो उनके लिए होना चाहिए,
आज उनकी बर्बादी की शुरुआत है। उसने एक छोटा सा ईयर पीस अपने कान में लगाया, फिर जेब में छिपा गुप्त ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। शहर से आई स्पेशल फोर्स उसकी बातों को सुन रही थी और पास ही गुप्त ठिकानों में तैनात थी। प्रीति ने गहरी सांस ली और बोली, आज रात जब वो मुझे ले जाएंगे तब असली खेल शुरू होगा। आधी रात को इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही प्रीति बाहर आई उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चल, भैरवनाथ साहब बुला रहे हैं। प्रीति ने मासूम औरत बनने का नाटक किया। छोड़ दो, मैंने क्या किया है? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तेरी किस्मत अच्छी है, भैरवनाथ साहब तुझ पर मेहरबान हो गए हैं। चलो, तेरे लिए तो यह इज्जत की बात है। गांव वाले दूर दूर से यह दृश्य देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, लेकिन सबके दिल में सवाल था, यह औरत बच पाएगी क्या? इंस्पेक्टर प्रीति को घसीटते हुए भैरवनाथ के अड्डे पर ले गया। भैरवनाथ अपनी हवेली में बैठा शराब पी रहा था। उसने जैसे ही प्रीति को देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अरे वाह इंस्पेक्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था शेरनी, और तुम सच में शेरनी लेकर आए हो। प्रीति ने शांत भाव से कहा। भैरवनाथ, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। भैरवनाथ खिलखिलाकर हंसा। अरे, बड़ी बोलती है, इसे अंदर ले जाओ। जैसे ही भैरवनाथ के आदमी प्रीति की तरफ बढ़े, उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पलक झपकते ही एक सिपाही को जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया। भैरवनाथ और इंस्पेक्टर भौचक्के रह गए। प्रीति ने अपनी जेब से वायरलेस निकाला और कहा, आईपीएस प्रीति बोल रही हूं, टारगेट लोकेशन पर है, तुरंत आइए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। तुम आईपीएस हो? प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, जी हां, और तुम जैसे अपराधियों को पकड़ने आई हूं। इसी पल शहर से आई स्पेशल फोर्स ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ से हाथ ऊपर की आवाजें आने लगीं। भैरवनाथ और उसके आदमी घबराकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों तरफ से घिर चुके थे। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रहे हो इंस्पेक्टर साहब? हिसाब तो अभी बाकी है। भैरवनाथ और इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग अपनी बंद खिड़कियों से बाहर निकले और प्रीति को देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता थी, कोई गुस्सा नहीं। मास्टर नंदलाल सबसे आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, खुशी के। उन्होंने प्रीति से कहा, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो हम सालों से नहीं कर पाए। प्रीति ने कहा, यह मैंने अकेले नहीं किया बाबा, यह आप सबकी हिम्मत की जीत है। गांव वालों ने पहली बार खुलकर सांस ली। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी। लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। गांव के तालाब पर शाम को फिर से हंसी मजाक होने लगा। प्रीति ने दिखा दिया कि जब अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो पूरा गांव उसके साथ होता है।